दिस इज दीपक तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी जो आपका बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज। ये ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज है क्या? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज वो दौर था जब हमारे देश पे, हमारी इकोनॉमी पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। किसका कब्जा था? ब्रिटिशर्स का। और उस टाइम पे उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से हमारी इकोनॉमी को शोषण किया, हमारी इकोनॉमी को हैरेस किया और बहुत बैड इम्पैक्ट डाला उसने हमारी इकोनॉमी पे। और उस समय जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज। उन्होंने जमींदारी प्रथा का इन्वेंशन किया, उन्होंने हमें प्राइमरी प्रोडक्ट का नेट एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का नेट इंपोर्टर बनाया, और भी डिफरेंट वेज से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को, कह सकते हैं आप, टॉर्चर किया, बुरा प्रभाव डाला। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। आप यहाँ पे ये जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, क्या स्थिति थी हमारी इकोनॉमी की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, हमारी इकोनॉमी गतिहीन थी। गतिहीन का मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक डाटा है 1860 से लेकर 1925 तक जो पर कैपिटल इनकम का जो ग्रोथ रेट था 0.5% था, मात्र 0.5%। कैन यू इमेजिन, बहुत कम प्रतिशत है ये। और 1925 के बाद 1950 ये परसेंटेज और कम हो गया, 0.1% पर कैपिटल इनकम। समझ सकते हैं आपकी, ये हमारे पिछड़ेपन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। कैसे? 1948 के डाटा के अनुसार अगर आप बात करें तो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की मात्र 230 रुपये थी पर एनम। पूरे साल में एक व्यक्ति 230 रुपये ऑन एन एवरेज अर्न करता था, जो कि काफ़ी पिछड़ेपन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में कृषि की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी काफ़ी बैकवर्ड थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। कैसे? आप ये मान के चलें, हमारे देश में जो गेहूं का प्रोडक्शन होता था पर हेक्टेयर 660 किलोग्राम होता मात्र, और जबकि चावल का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन मात्र 665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि औरों के कंपेयर में बहुत कम है। और ये भी आपकी कृषि के पिछड़ेपन को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं था, काफ़ी बैकवर्ड था। पहली बात तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो नष्ट होती जा रही थी ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन। हमारे देश में उस समय हैवी इंडस्ट्रीज बिल्कुल ना के बराबर थी। उसका रीज़न ये है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं थी कि हम उसको और उसका एस्टैब्लिश कर पाते या उसका बेनिफिट ले पाते। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम्पेंट पॉवर्टी। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो पॉवर्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर सिचुएशन को दिखाती है। आप ये मान के चलें कि ना तो लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर्स थे, ना खाने के लिए फूड था, ना पहनने के लिए क्लॉथिंग थी। यानी इन सब चीज़ों का भी अभाव था, जो हमारी रैम्पेंट पॉवर्टी की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी पुअर था। ना तो प्रॉपर सड़कें थी, ना परिवहन की व्यवस्था थी, ना ऊर्जा के सोर्सेज थे हमारे पास। और ध्यान रखिएगा, बहुत पुअर सिचुएशन। और ब्रिटिशर्स ने जो भी चीज़ें इन्वेंशन किया भी, जो भी चीज़ें वो लेकर के भी आए, लाइक रेलवेज वगैरह, उन्होंने से अपने ओन बेनिफिट के लिए इसको लेकर आए और अपने बेनिफिट के लिए ही उन्होंने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। ध्यान रखिएगा, हमारी इकोनॉमी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी का तेल है, साइकिल है, मेडिसिन है, या और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स थी। इवन फूड ग्रेन के लिए भी हम लोग फॉरेन पे डिपेंडेंट थे, सारी चीज़ें विदेशों से आयात की जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेड अर्बेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में शहरीकरण बहुत ही लिमिटेड था। कैसे? मात्र 14% लोग शहरों में रहा करते थे, जबकि 86% लोग उस समय कहाँ पे रहते थे? गाँव में रहते थे। और आज भी स्थिति ज़्यादा सुधरी नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो मोर देन 60% लोग, आज हमारा हिंदुस्तान गाँव में बसता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें, एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, ये आपने जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बार हम बात करेंगे हमारे देश का कृषि क्षेत्र एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी। सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, हमारा जो उत्पादन था और उत्पादकता थी, दोनों ही बहुत पुअर थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
पर हेक्टेयर हमारे यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन 660 किलोग्राम था पर हेक्टेयर, और अगर हम राइस की प्रोडक्शन की बात करें तो 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो कि बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ध्यान रखिएगा, हमारी जो कृषि की स्थिति है बहुत अनसर्टेन थी। हम टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, वर्षा पर निर्भर थी हमारी कृषि। अगर रेनफॉल होगा तो फसल अच्छे से तैयार होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, और अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो प्रोडक्शन ना के बराबर। यानी आप टोटली डिपेंड किस पे थे? मानसून पर, वर्षा पर। तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था, जो फार्मिंग का आउटलुक था, वो सब्सटेंस फार्मिंग थी। यानी लोग उतना ही प्रोडक्शन करना चाहते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके, यानी जिससे वो सरवाइव कर सकें। यानी उनका कोई भी ऐसा आउटलुक नहीं था कि वो कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते थे या प्रोडक्शन करके वो बेचना चाहते थे, ऐसा कोई भी उनका आउटलुक नहीं था। तो डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, हमारी एक और विशेषता ये थी कृषि क्षेत्र की कि जो भी हमारे द्वारा प्रोडक्शन होता था उस दरमियान, उसका आउटलुक सिर्फ जीवन यापन करना होता था। यानी हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, उसी पे ही हम लोग फोकस थे। हमारा कोई भी ऐसा आउटलुक नहीं था कि हम लोग व्यापार करने के लिए खेती करना चाहते थे। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव होता था कि इतना प्रोडक्शन हो जाए ताकि हमें पूरे सीजन किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम लोग आसानी से सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि को जोतने वाले और जो स्वामी थे उनके बीच में बड़ी आक्रोश की स्थिति, तनाव की स्थिति होती थी। जैसा कि आप जानते हैं, जो भूमि के स्वामी थे और उस पर काम करने वाले जो मजदूर यानी मार्जिनल फार्मर्स थे, ध्यान रखिएगा, भूमि के स्वामी का सिर्फ इतना हक होता था, वो लागत के नाम पर कुछ भी नहीं लगाते थे। जबकि जो फार्मर्स थे, जो खेती करते थे, उनसे उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता था, ध्यान रखिएगा, वो लगान के रूप में उनसे वसूल तो करते थे फसल, चाहे वो फसल हो अनाज के रूप, अनाज वगैरह, या फिर मुद्रा के रूप में, जबकि वो कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं देते थे। इस कारण से, और हाँ, जो फार्मर्स थे जो उन पे खेतों में काम करते थे, मार्जिनल फार्मर्स, उनको इतना भी रिवेन्यू या पारिश्रमिक नहीं मिलता था जिससे वो सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए हमेशा भूमि के स्वामी और उन्हें जोतने वाले किसानों के बीच तनाव की स्थिति रहती थी। तो ये एक अगली विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ध्यान रखिएगा, जो हमारे खेत थे वो स्मॉल थे और फ्रेगमेंटेड थे, यानी जो खेत थे वो छोटे छोटे थे, और दूसरी बात वो बिखरे हुए होते थे। और ऐसा होने के कारण एक समय पर आप जरा सोचो, अगर आपके पास खेत है, 10 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ आपके घर के नज़दीक, कुछ एकड़ आपकी कुछ दूरी पर कुछ और लैंड है, तो क्या एक टाइम पे आप हर जगह काम कर पाओगे, खेती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और मैं मानता हूं कि अगर आपने खेती कर भी ली तो क्या हर जगह आप देख रेख कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से भी हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था। ये हमारी एक और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स कमर्शलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका प्रोडक्शन है, उसका फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन कर दिया। यानी हमारा आउटलुक तो सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग था, हम जीवन यापन करने के लिए खेती करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्सफुली ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए प्रेशराइज किया जिसे वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकें। उन्होंने हमें नील की खेती करने के लिए फोर्सफुली इनकरेज किया, उन्होंने जूट की खेती के लिए हमें इनकरेज किया, ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए हमें प्रेरित किया जिसे वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सके और खुद अपना ओन बेनिफिट ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने एक और जो बड़ा बैड इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे डाला, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डाला, उन्होंने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। जानते हैं आप जमींदार कौन होते हैं? जमींदार वो होते हैं, वो पावरफुल फार्मर जिसके पास बहुत ऑलरेडी लैंड है, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत पावर दे रखी थी, मनी दे रखा था, उनको मैन पावर दे रखी थी, और उनका काम ये होता था कि अपने आसपास के जो भी 2-4-10 गांव हैं उनसे लैंड रिवेन्यू के तौर पे फसल जो भी प्रोडक्शन है वो वसूल करना अनाज के रूप में, उनसे मनी वसूल करना एज अ लगान के रूप में, और उसको ब्रिटिशर्स को देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड रिवेन्यू सिस्टम। और ध्यान रखिएगा, ये लैंड रिवेन्यू कोई फिक्स नहीं होता था, ये समय के साथ साथ बढ़ता जाता था। तो ये आपने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर सिचुएशन क्या थी एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। जरा सोचो,
अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन क्या थी। आपको मैं बता दूं, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहुत पुअर सिचुएशन थी उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अगर मैं बात करूं, हमारे को रिक्वायरमेंट थी हैवी इंडस्ट्रीज़ की, लाइक मशीनरीज, स्टील इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट थी, दरकार थी। लेकिन क्योंकि पैसे का अभाव था, उतना एनफ कैपिटल नहीं थी हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, तो इन सब चीज़ों के अभाव के कारण हम उसको उतनी तेज़ी से नहीं हम लोग डेवलप कर पाए, तो इस चीज़ की कमी थी। नंबर 2, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के हम बारे में बात करते हैं। देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आप जानते ही हैं, हस्तशिल्प उद्योग। हमारा देश बहुत ही अग्रणीय था, बहुत लीडिंग कंट्री थी हस्तशिल्प उद्योग के मामले में। आप ऐसा मान के चलें कि विश्व विख्यात था, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था। बहुत इस तरह के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते थे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, और देश में तो इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि राज दरबार लगा करते थे, राजा महाराजाओं का दौर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का आप ऐसा मान के चलें कि राज दरबारों में उसका प्रयोग होना, राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी वेशभूषाओं में या और भी बहुत सजावटी चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जरा सोचो, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अचानक ही कोलैप्स हो गई या फिर बिल्कुल उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। इसका कारण मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि जो भी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, लेकिन वो अपने स्वार्थ को लेकर के इतना ज़्यादा प्रेरित थे कि उन्होंने एक मोटिव बना रखा था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को वो एक्सपोर्ट करेंगे और जबकि फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेंगे। इन दोनों पे ही उन्होंने एक्सपोर्ट पे सभी तरह के टैक्सेस, ड्यूटीज़ को फ्री कर दिया था, ताकि रॉ मटेरियल यहाँ से कच्चा जा सके, कच्चा माल सस्ते दामों पर निर्यात हो सके। और उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी हटा दी थी ताकि आसानी से यहाँ पे सामान, फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया जा सके। और एक बात और, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट बेस जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, मैन्युफैक्चर होती थी, उन पे उन्होंने ऐसा मान के चलें कि बहुत सारे टैक्सेस, ड्यूटीज़, चार्जेस लगाए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पाया। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट अगर हैवी टैक्सेस की वजह से जब विदेशों में पहुंचता था तो ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती थी, और जबकि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट उसके कंपेयर में थोड़े सस्ते होते थे, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, इसकी डिमांड कम होने लगी और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। और ये जो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी, इनसे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड घटने के कारण इसका सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ ब्रिटिशर्स ने किया, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि रीज़न क्या था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल होने लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू की, यानी उन्होंने जानबूझ करके हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेस लगाए, ड्यूटीज़ लगाई, चार्जेस लगाए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हुआ, और महंगा होने की वजह से वो विदेशी कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाया और वो पतन होना प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसेसली स्टेट्स। जरा सोचो, आपने देखा कि समय के साथ साथ राज दरबार लगने बंद हो गए, राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो गया। और जब ये राज दरबार हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं की जो वेशभूषाएं थी, जो भी उनके क्लॉथ्स थे, वो सारे उन्हीं हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट से बने हुए होते थे। उनके महलों में जो सजावट होती थी उनमें इनका यूज़ होता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका वो खत्म होते गए, इनकी डिमांड भी कम होती गई। क्योंकि आप जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो हैंडमेड होती हैं, यानी हाथों से बनी हुई चीज़ें होती हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इनसे संबंधित चीज़ें बनती हैं। उनमें मोतियों का प्रयोग होता है, रेशम के धागों का प्रयोग होता है। लेकिन हुआ क्या, मशीन मेड प्रोडक्ट से इनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा। और आपको पता है कि मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, क्वालिटी इज़ मच बेटर देन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स थे उनको सेकेंडरी पोजीशन पे रखा गया और प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। और इस वजह से भी हमारा हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस है वो कोलैप्स, यानी उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। आप जानते हैं कि समय के साथ साथ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में परिवर्तन आना तो स्वाभाविक है। समय के बीतने के साथ साथ आपने देखा कि लोगों की डिमांड बदलने लगी, लोगों की नीड्स बदलने लगी, और लोगों ने क्या किया, अपनी डिमांड में परिवर्तन लेकर आए और वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देना बंद कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, आपने बनारसी साड़ियों का दौर सुना होगा।
आपने देखा होगा पहले जो शादियां होती थी या जो भी फंक्शंस होते थे, बहुत कहते हैं ना कि बहुत एक्साइटेड होकर के लोग बनारसी साड़ियाँ और इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, वेयर करते थे और ऐसा गिफ्ट दी जाती थी। क्या आज वो बनारसी साड़ियों का दौर है? नहीं है। धीरे धीरे उसका चलन भी कम होता गया या ख़त्म हो चुका है। तो आप ऐसा मान के चलें कि लोगों की डिमांड के बदलने के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होने लगी और ये भी इसके डिके या डाउनफॉल होने का कारण था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को हमारे देश में इन्वेंशन किया, लेकर आए, बहुत सारे उन्होंने रेल नेटवर्क को यहाँ पे एक्सपेंड किया, लेकिन इसका मेन मोटिव सिर्फ ओन बेनिफिट था। यानी ब्रिटिशर्स हम लोगों के लिए फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते थे, वो चाहते थे कि आसानी से रेलवे के द्वारा वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा सकें और उनके द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे देश में डिस्पैच कर सकें, अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचा सकें। तो यहाँ पे भी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, तवज्जो, वैल्यू नहीं दी, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो डिके होना स्टार्ट हो गया, पतन होना स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है कोलैप्स हो गई या पतन हो गई। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। जरा सोचो, हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो क्या था, क्या स्थिति थी उसकी ब्रिटिश रूल में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ब्रिटिश रूल से पहले, ब्रिटिश राज से पहले हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका हम लोग विदेशों में व्यापार करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट टीथ यानी हाथी दांत, हम लोग रेशम का बिजनेस, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग वुडन ज्वेलरीज वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे द्वारा विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ब्रिटिश राज या ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ, उन्होंने हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, सिर्फ अपने ओन बेनिफिट के लिए। क्या किया उन्होंने, हम बात करते हैं। सबसे पहले नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट। उन्होंने हमारे देश में एक ऐसी प्रथा, ऐसा चलन विकसित किया जिसके थ्रू वो हमारे देश से जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक उत्पाद, उनको तो हमारे देश से वो एक्सपोर्ट करते थे, वो भी लेस कीमत पर, कम दामों पर, आसानी से। ऐसी चीज़ें जैसे आप कह सकते हैं कि कपास, नील, जूट, ऐसी चीज़ें जो विदेशों में वो ले जाया करते थे अपने खुद की इंडस्ट्री में प्रयोग करने के लिए, और उसको प्रयोग करके वो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे उसे आपके देश में बेचा करते थे, हमारे देश में बेचा करते थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर। तो आप कह सकते हैं उन्होंने हमें नेट एक्सपोर्टर बना दिया किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और हमें नेट इंपोर्टर बना दिया किसका, फिनिश प्रोडक्ट का। यानी हमारे देश को एक बाजार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। तो ये आपने पहला पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी फॉरेन ट्रेड होता था उस पर एकमात्र कंट्रोल यानी नियंत्रण किसका था, ब्रिटिशर्स का। यानी उनका पूरा नियंत्रण था, जो भी वो डिसीजन लेते थे वो अपने ओन बेनिफिट के लिए लेते थे। एक डाटा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो 50% से ज़्यादा बिजनेस हम लोग ब्रिटेन से करते थे, वो भी मजबूरी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से फोर्सफुली हमें प्रेशराइज कर रखा था कि 50% से ज़्यादा बिजनेस हम किससे करेंगे, ब्रिटेन से। और ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर वाला जो मसला है वो हल होने के बाद ये परसेंटेज तो और भी बढ़ा दिया गया और मजबूरी में हमें ब्रिटेन से व्यापार और ज़्यादा करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को लाभ पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट्स फॉर द ब्रिटिशर्स। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश काल में हमारा जो ट्रेड था वो घाटे में था। हमारा ट्रेड उस समय पे भी सरप्लस में था, यानी हम लोग आधिक्य की स्थिति में थे। लेकिन एक ऐसा सरप्लस जो सिर्फ ब्रिटिशर्स को लाभ पहुंचा रहा था, फायदा पहुंचा रहा था, हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स जो भी सरप्लस ट्रेड होता था उससे जो भी उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता था, इनकम जनरेट होती थी, उससे पता है किस कामों के लिए प्रयोग करते थे, वो अपने आप को और वेल इक्विप्ड बनाने के लिए, कहीं पे अगर वार की सिचुएशन है तो वहां पे फंडिंग करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को लग्जरी लाइफ जीने के लिए। और जो भी उनके जो भी पार्टनर थे, जो भी मेंबर्स थे, जो पूरे देश पे शासन करते थे, ध्यान रखिएगा अपनी लग्जरीज के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो इस पूरे सरप्लस को वो प्रयोग करते थे, बेनिफिट्स को प्रयोग करते थे। आप ये मान के चलें कि उन्हें इंडियन इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था। जो भी सरप्लस ट्रेड होता था वो सिर्फ अपने ओन बेनिफिट के लिए वो इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अभी कुछ टॉपिक्स और भी रिमेनिंग है जो हमें नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे एक्सप्लोर करें। थोड़ा सा वॉइस मेरा आज क्लियर नहीं होगा क्योंकि गला बैठा हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसे नोट करें। थैंक यू वेरी मच।